हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 100% ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही। तो इस टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लेना है। 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हाइगेन्स के सिद्धांतों द्वारा प्रकाश का परिवर्तन। इसको बहुत तरीके से घुमाकर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये सबसे पहली बात तो VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। दूसरी बात, बहुत ही हम कह सकते हैं कि टॉप टॉपिक है, मतलब बहुत ही हार्ड हम कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड टॉपिक है, जिसको अगर आपने डीप में नहीं समझा तो समझ में नहीं आने वाला। और ये कितने नंबर में, तो ये आपसे 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। जिन विद्यार्थियों को मुझ पे भरोसा है वो खासकर वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए जी, देखिए सबसे पहले बात कर लूँ कि कैसे आपको घुमा घुमा कर ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर इसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। थोड़ा ये लॉन्ग टाइप से ही पूछाता है। कैसे कहेगा? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन कहेगा, या आपसे कह देगा यहां से हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन के नियमों के उल्लेख कीजिए या व्याख्या कीजिए। नियम का कहेगा, परिवर्तन के नियम का व्याख्या कीजिए या परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से जब भी आपसे क्वेश्चन कहे, आपको मतलब परेशान नहीं होना है, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है ना? इतना बात समझ गए? अब समझिएगा। देखिए, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर हमें परिवर्तन की व्याख्या करना है। तो सबसे पहली बात, बेसिक इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परिवर्तन क्या होता है, जो कि हमने बहुत ही पहले करा भी दिया था। परिवर्तन और अपवर्तन नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं, जो अभी मतलब नहीं पढ़े होंगे ये टॉपिक, उनके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिससे टॉपिक जब समझाया जाए तो उनको भी समझ में आए। ठीक है ना? 2 मिनट जो भी स्टूडेंट समझ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। ये एक परावर्तक सतह है। तो यहाँ पे हमने परिवर्तन में यही बताया था, जब प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं, और ये परावर्तक जो सतह है, तो इससे जब प्रकाश किरणें टकराती हैं तो ये क्या होती हैं? परावर्तित होकर निकल जाती हैं। ठीक है ना? यहाँ पर एक क्या होता है, ये होता है, यहाँ पर हम एक अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं। ठीक है ना? हम ये इतनी बात जानते हैं, इस वाले को आपतित किरण कहते हैं, इस वाले को परावर्तित किरण कहते हैं, इसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना? इतनी बात हम जानते हैं। इतनी बात जानते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे R से प्रदर्शित करते हैं। और जो I है, I को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण के नाम से हम जानते हैं। कोण R को परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक बात हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जानने वाली क्या बातें हैं वो उसको आप समझ जाइए। इसका 2 नियम होता है, यही 2 नियम पे ये टॉपिक आधारित है। तो 2 नियम इसके कौन कौन से होते हैं? तो प्रथम नियम ये होता है कि जो ये आपतित किरण है, और ये जो परावर्तित किरण है, और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही बात आप लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। पहला समझ गए। द्वितीय नियम ये बताया गया कि आपतन कोण की जो ज्या है, आपतन कोण जो I है वो परावर्तन कोण R के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण जो I होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण R के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि आपतन कोण जो I है वो परावर्तन कोण R के बराबर होगा। तो इतनी बात अगर बेसिक आपको पता है, तो अब हम इस टॉपिक पे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएंगे। देखिए, मुझे पता है कि आपका थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा समय लिया, बट क्या है ना कि ये टॉपिक समझने के लिए आपको इतनी बातों को समझना आवश्यक था। देखिए, सबसे पहली बात, जो मैं आपको फिगर बनाऊंगा उसको आप समझिएगा,
फिर से हम अंत में आपको बताएंगे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक रेखा ले रहा हूँ, ये एक हमने यहाँ पे परावर्तक सतह ले लिया। अब बात को समझिएगा, ठीक है जी। ये हमने एक बहुत ही तिरछा हमने ले लिया भैया, ये हमने एक परावर्तक सतह ले लिया है, ठीक है ना, ये हमने एक परावर्तक सतह ले लिया। अब समझिएगा यहां पर क्या होता है कि प्रकाश किरणें इस प्रकार दो समांतर प्रकाश तरंगे आती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार दो समांतर प्रकाश तरंगे आती हैं और परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, इस प्रकार चली जाती हैं। और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार सीधे चली जाती हैं। सबसे पहली बात इतनी बात समझ में आ गया कि प्रकाश तरंगे इस प्रकार आती हैं और दोनों परावर्तन ये परावर्तक सतह से टकराएंगी और टकराने के पश्चात ये सीधे फिर से इसी तरीके से निकल जाएंगी। इतनी बेसिक बात पता चल गया होगा आपको। यही ना बात हमने बताया था कि सतह से टकराएंगे और अपरावर्तित हो जाएंगे। अब दूसरी बात अब दूसरा यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे देखिए ये इस वाले को देखिए, हम ये जो प्रकाश किरण नहीं कहेंगे, प्रकाश तरंग कहेंगे। हम किसको, इस वाले को प्रकाश तरंगे कहेंगे। क्यों हम तरंग कहेंगे, क्योंकि हाइगेंस ने हमें ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम प्रकाश तरंग कहेंगे। तो यहाँ पर एक तरंगाग्र उत्पन्न होता है जो है ये, इन दोनों तरंगों का ये एक तरंगाग्र है, ठीक है, ये एक तरंगाग्र है, ठीक है। तो ये इस तरंगाग्र का नाम क्या है, इस तरंगाग्र का नाम है आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, ठीक है ना, इस वाले को आपतित तरंगाग्र नाम है। ये आगे इस तरीके से जाएगा, फिर से परावर्तित होगा, तो ये तरंगाग्र फिर से यहाँ पर ऐसे ही परावर्तित होगा। तो इस वाले को फिर से, इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है परावर्तित तरंगाग्र। तो इतनी बात आप समझ गए, इस वाले को आपतित तरंगाग्र, इस वाले को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अब बात समझिएगा, अब यहाँ पे ये बातें आपको ये समझने वाली बात है कि आपतित तरंगाग्र या परावर्तित तरंगाग्र क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात बेसिक, तो तरंगाग्र क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप YouTube से पढ़ सकते हैं, आप लिखिएगा तरंगाग्र ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा, ठीक है। बट बेसिक में बात बता दूं, ये तरंगाग्र जो होता है ना, ये जो किरण है, ये जो तरंगे है, इस पर लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण ये बनाता है। जहां पर भी आपको तरंगाग्र दिखाई देते, ये समझिएगा कि ये जिस तरंगों पर ये आपतित है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा जी। तो इतनी बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से आई है, इस तरीके से ये चली गई है, ठीक है ना। अब बात को यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये समझने वाला है कि ये आपतित ये तरंगे हैं, ये परावर्तित तरंगे हैं, तो इनके बीच एक अभिलंब होगा कि नहीं होगा। ये इस प्रकार एक अभिलंब हम खींच लेते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार एक हमने यहाँ पे अभिलंब खींच लिया। चलिए एक यहाँ पर भी हम अभिलंब एक खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक अभिलंब खींच लिया, ये दो हमने अभिलंब खींच लिया है। अब यहाँ पे एक और बात ये समझने वाला है कि बात को समझिएगा, जब ये प्रकाश किरणें इस तरीके से ये तरंगाग्र आ रहा है तो देख रहे हैं कि सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों प्रकाश किरणों में से कौन है जो सतह पर पहले टकराएगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये वाला प्रकाश किरण पहले टकराएगा, उसके बाद ये वाला टकराएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसकी डिस्टेंस, ये जब चल रहा है तो इसकी डिस्टेंस थोड़ा सा नज़दीक है ना, इस वाले की थोड़ी दूर पर है, तो ये पहले टकराएगा फिर से ये टकराएगा। तो सपोज डैट ये तरंगाग्र उसी तरीके से न बढ़ेगा, ये भी तरंगाग्र बढ़ रहा है, ये भी तरंगाग्र, तो ये वाला जब यहाँ पे तरंगाग्र आएगा, ठीक है ना, बात को समझिएगा, ये वाला जो ये वाला तरंगाग्र है जब यहाँ पे आएगा
तो ये वाला जो तरंगाग्र है अभी यहीं पे होगा, ठीक है। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा, बात को आप समझिएगा। ये वाला तरंगे जब यहाँ पे होंगी तो ये वाला तरंगाग्र अभी यहाँ तक ही पहुँचा होगा। तो ये एक तरंगाग्र, यही वाला तरंगाग्र यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए बी हमने नाम दे दिया, ए बी हमने नाम दे दिया। उसके बाद समझिएगा, जब इसके बाद ये इस तरीके से आया है तरंगाग्र यहाँ पे, अब इसके बाद फिर से इधर भी न जाएगा। तो ये जब ये वाली तरंग, ये वाला तरंगे मतलब यहाँ तक पहुँचा, ये वाला तरंगा जब यहाँ तक पहुँचा तो ये वाली यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हमने दिखा दिया यहाँ पे। इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया, इसको दे दिया ए डैश और इसको दे दिया बी डैश। बात आप समझिएगा। ये जब तरंगाग्र ये आगे बढ़ते हुए आ रही है तो सबसे पहले ये आएंगे, तो ये टकराएंगे तो इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, ठीक है ना। ए और बी, ये वाली पहले आएंगी, ये बाद में आएंगी, तो यहाँ तक आएंगे, तो ए बी कह दिया। अब धीरे धीरे ये बढ़ रही है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो ये वाला यहाँ तक पहुँच गया होगा, तो फिर से एक तरंगाग्र वाला हम रेखा खींच लेंगे, इसको ए डैश बी डैश हम कहेंगे। इतनी बात समझ गए। अब इतनी बेसिक बात है, ये भी बात आपको पता होगा। अब वो क्या बातें हैं वो समझिएगा। हाँ, ये बातें आपको पता होगी कि इस वाले को, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। अब समझिएगा, ये आ रही है और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बेसिक बात है, कोण को आपको याद रखना है। यही फिगर मेन है, इसको समझ लिए सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आने वाला, रियल बात है। तो फिगर ही मेन है, यही इसीलिए ये टॉपिक हार्ड हो जाता है। तो फिगर को ध्यान से समझेंगे। ये अभिलंब आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक है ना। और ये अभिलंब परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आर है, तो आर से हमने दर्शा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए ये कोण कितना होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए ये वाला जो कोण है वो कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे, सोचिएगा, ये टोटल, ये अगर आप देखें तो ये जो तरंगाग्र है, ये जो इस पर लंब है कि नहीं है, ये जो तरंगाग्र है इस वाले किरण पर लंब है। इसका मतलब ये जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कोण टोटल है वो 90 डिग्री का है। लंब मतलब 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री का है। हमें इतनी बात पता है कि इतना है आई, इतनी यहाँ से यहाँ तक तो आई है, तो ये कितना होगा? तो आप कह सकते हैं कि 90 में से आई को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा इतना कोण। कहेंगे ना जी कि 90 में से आई को घटा देंगे तो इतना वाला पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा वो 90 माइनस आई हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। यही होगा ना? ठीक है जी, यही होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला सिंपल सी बात है, ये आई है तो ये टोटल तो 90 है, तो 90 में से यदि आई को घटा देंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई हो जाएगा। बात अगर नहीं समझ रहे तो फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा भैया। देखिए बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये जो टोटल कोण है वो है 90, इतना कोण है आई, और कोई पूछे ये कितना है, तो आप क्या कहेंगे? 90 में से आई को घटा देंगे तो 90 माइनस आई, यही ना कहेंगे जी आप। अरे भैया आई के जगह हम मान लेते हैं 30 है, तो कह दिया गया ये टोटल 90 है और ये है 30, तो ये कितना होगा? तो कहेंगे 60। 60 कैसे आया? 90 में से आपने 30 को घटा दिया तभी जाकर आई, यहाँ पे 90 में से 30 को घटाया, 90 में से 30 को घटाया तभी तो यहाँ पे 60 आएगा ना। तो वही 90 में से आई को घटा दिया हमने। उसी प्रकार ये टोटल हम जानते हैं 90 है, ये टोटल 90 है, तो 90 में से आई को घटाएंगे तो 90 माइनस आई हो गया। ठीक है ना? बात आप समझिएगा, ये कोण ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार ये आई है, ये हम टोटल जानते हैं 90 है, ठीक है ना, ये टोटल 90 है, ये आर है, तो ये कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कह देंगे सिंपल सा कि 90 माइनस आर हो जाएगा। ये वाला टोटल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर हो जाएगा। बात सही है जी?
तो उसी प्रकार अब आप बात समझिएगा, उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि ये टोटल ये कितना होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना होगा, तो आप बात को समझिएगा। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो हम इतनी बात जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल अभिलंब है और ये परावर्तक सतह है, तो ये टोटल 90 डिग्री है। हमें इतनी बात पता है कि ये जो कोण है ये है 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा ओनली आई। कैसे आई होगा समझिएगा ये वाला इतना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। कैसे आई होगा बात को समझिएगा। जैसे कि ये अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए बात को यहाँ पे यही समझने वाला है, ये है 90 माइनस आई, इसको हमें पूछा जा रहा है। अच्छा टोटल हमें पता है, बात समझिएगा यहाँ पे, ये बताइए हमें टोटल ये बात पता है कि ये है 90, तो 90 में से यदि आई को, अगर ये आई होता, समझिएगा यदि ये आई होगा तभी जाकर ना ये हुआ है 90 माइनस आई, तभी जाकर तो ये आई है, तभी तो ये 90 माइनस आई हुआ है। जैसे यहाँ पे ये आई था तभी जाकर ये 90 माइनस आई हुआ है ना, तो उसी प्रकार ये 90 माइनस आई है, तो ये इतना हमें कोण अभी पता करना है, तो ये आई ही ना होगा जी, ठीक है ना। जस्ट इस वाले को अपोजिट है, इस वाले का मतलब आई का 90 माइनस आई लिख सकते हैं, तो 90 माइनस आई का फिर से इतना कोण पता करना है, तो आई हो जाएगा ना, वही बात है, ठीक है। ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा वो आर हो जाएगा। तो ये कोण आपको लिख देना है। देखिए कोण से आपको ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि कोण भी आपको समझ में आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो इतना फिगर को आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। इतना कर देते हैं तो बहुत है जी। अब देखिए इस फिगर से हमें क्या चीजें समझने को मिली, तो ये बातें समझेंगे। इस फिगर से हमें ये पता चला कि परावर्तन के दो नियम होते हैं ना। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपतित ये तरंगे हैं, ये परावर्तित तरंगे हैं, ठीक है ना। और ये जो अभिलंब है तीनों सभी एक ही सतह पर है कि नहीं है, है। तो प्रथम नियम तो हमारा इस फिगर से ही पहला सिद्ध हो गया। अब द्वितीय नियम हमें सिद्ध करना है और उसको हम अभी कर रहे हैं, तो पता आपको चल जाएगा कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना होगा। अब क्या एक्सप्लेन करना होगा उसको समझिएगा। देखिए क्या एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहली बात ए डैश, ये क्या है, आपतित तरंगाग्र है, तो इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे ए डैश क्या है, आपतित तरंगाग्र, ठीक है। और ये क्या है, बी डैश है, ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। बी डैश है, ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है जी। मतलब ए डैश है, ये वाला ए डैश है, ठीक है ना। इसको हम चाहें तो ए डैश लिख सकते हैं और इस वाले को बी डैश लिख सकते हैं। तो ए डैश आपतित तरंगाग्र और बी डैश है, ये परावर्तित तरंगाग्र है, ठीक है जी। इतनी बात समझ गए। दूसरी बात, ये जो आई कोण है, जो ये कोण आई है, इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और ये जो कोण आर है इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको इसको दर्शा देना है, ठीक है ना। इसको आपको दर्शाने के बाद अब आप समझिएगा। अब ये आपको समझना है कि ये देखिए, ये जो ऊपर है इसमें प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो क्या होती है, सी होता है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल सी होता है। तो अब बात को यहाँ पे समझिएगा। ये जो ए बिंदु है, तो ए से जो तरंगाग्र ए है, ए से ए डैश तक तथा बी से बी डैश तक
जाने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि क्या लिखेंगे कि ए से ए डैश तथा बी ए डैश बी डैश ए डैश और बी डैश परिवर्तन में तरंगों के परावर्तन में लगा समय उसको हमने मान लिया टी। मतलब ए डैश है और बी डैश है, इसको परिवर्तन में लगा जो समय है उसको टी हमने मान लिया। और दूसरा हमने ये मान लिया कि इसमें ये जो तरंगे है इसमें प्रकाश की जो चाल है वो क्या है, तरंगों की जो चाल है, तरंगों की जो चाल है उसको हमने सी मान लिया। मतलब प्रकाश की जो चाल होती है उसी के बराबर हमने मान लिया है। तो उस समय पर सबसे पहले हम डिस्टेंस को तय करेंगे कि यदि ए से ए डैश तक जाने में कितना दूरी, इसका कितना लगेगा, कितना दूरी होगा, ए से ए डैश तक जाने में क्या दूरी होगा। तो दूरी का हम फॉर्मूला जानते हैं। एक बात, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये फॉर्मूला होता है जी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब इस पर रख के हम देख लेते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ए से ए डैश तक अगर हम जाते हैं, ए से ए डैश तक, तो इसकी चाल कितनी होगी। तो ए से ए डैश तक अगर हम जाएंगे तो ए से ए डैश तक जाने में चाल तो सभी का सी ही है। मतलब ये जो आपतित तरंगाग्र है उसका भी चाल क्या है, सी है, तो सी हमने लिख दिया। और समय कितना लगेगा, ए से ए डैश तक जाने में भी लगा समय क्या है, टी ही है, तो टी ए टी हमने लिख दिया, सी टी लिख दिया। अब देख लेते हैं दूसरा, बी से बी डैश तक जाने में लगा समय, बी से बी डैश तक, ये दूरी हमने लिख दिया बी से बी डैश तक। तो चाल कितना होगा, चाल तो सभी का सी ही होगा और समय भी सभी का टी ही होगा, तो सी टी हमने लिख दिया। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए डैश है वो भी सी टी के बराबर, बी डैश है वो भी सी टी के बराबर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू बी डैश होगा, बी डैश होगा और इक्वल टू सी टी होगा। लिख सकते हैं ना जी, ए डैश जो है वो बी डैश के बराबर होगा, बी डैश सी टी के बराबर होगा। तो इतना हमने लिख दिया जी। अब इसी को अगर हम चाहें अब इसी को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा अगर हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे हमें थोड़ा अलग कुछ करना है। ठीक है, इतना हो गया ना कि ए डैश है वो बी डैश के बराबर जो सी टी के बराबर हो जाएगा। जब ए डैश सी टी के बराबर है, बी डैश सी टी के बराबर है, इसका मतलब ए डैश है वो बी डैश के बराबर होगा। तो ये बात, इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें द्वितीय नियम प्रूफ करने के लिए, परावर्तन का पहला नियम तो हमने प्रूफ कर दिया है। द्वितीय नियम क्या होता है कि कोण जो आई है वो कोण आर के बराबर होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो त्रिभुज लेते हैं। अब वो दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, तो पहला त्रिभुज होगा, देखिए यहां से ए डैश बी। ठीक है, ये पहला त्रिभुज हम इसको ले लेते हैं, इसको नहीं, ए बी अब बी डैश, ये पहला त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश, दूसरा त्रिभुज है। ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो पहला त्रिभुज ए बी डैश, तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डैश तथा ए डैश बी डैश तथा ए डैश बी डैश क्या है, त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें हम देखेंगे, देखिए इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। जब सर्वांगसम त्रिभुज होंगे ना, तो ये वाला जो कोण इस त्रिभुज का ए बी में, ए बी डैश में, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोण आई जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दूसरे वाले में ए बी डैश
सॉरी ए डैश बी डैश में ये आपको त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, जो कोण आर है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब भुजाएं बराबर होंगी तो इसका भुजाएं मतलब ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण आई है जो कोण आर के बराबर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो सर्वांगसम हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए त्रिभुज हमने दो ये ले लिया है, सर्वांगसम त्रिभुज प्रूफ करने के लिए दो हमें भुजाओं का इक्वल होना आवश्यक है और दो ही हमें किसका, और एक कम से कम कोण का इक्वल होना आवश्यक है। तो देखिए अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी बी डैश में, और देखिए ए बी डैश, ये आपको त्रिभुज एक भुजा दिखाई दे रहा है ना, ए बी डैश, ठीक है जी, ए बी डैश, इसमें भी ए बी डैश ये भी भुजा देखेंगे, और दूसरे में अगर दूसरा त्रिभुज देखें ए डैश बी डैश, इसमें भी ये वाली भुजा आ रही है ए बी डैश भुजा, तो इसमें भी ए बी डैश भुजा के बराबर। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में जो ए बी डैश है, ए बी डैश भुजा है, मतलब ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगी। तो ये तो उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये तो हमारा पहला, एक तो हमने भुजा को प्रूफ कर दिया कि ए बी डैश ये तो इक्वल है। दूसरा हम ये प्रूफ कर देंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए दूसरा हम ये देखें भुजा, तो बी डैश, ये जो अगर भुजा देखें बी से बी डैश तक की दूरी, बी से बी डैश तक की जो दूरी है, बी से बी डैश तक की जो दूरी है वो किसके दूरी के बराबर होगा? तो वो दूरी होगा ए से लेकर ए डैश तक की दूरी के बराबर, ए से लेकर ए डैश तक की दूरी के बराबर। कैसे होगा? तो देखिए इस नियम में हमने यहीं से पता कर लिया था कि देखिए ए डैश है वो बी डैश के बराबर होगा, तो उसी प्रकार हमने लिखा है कि ए डैश है वो बी डैश के बराबर होगा ना। तो दूसरा हमें तो इसी से हमें ये प्राप्त हो गया है। अब समझ में आया ना, इसको हमें क्या फायदा था, क्यों हमने ये ज्ञात किया था, पता लगाया था, क्योंकि आगे हमें उभयनिष्ठ में इसका काम आ जाए। तो ये हो गया जी। तो देखिए हमने दो भुजाएं तो हमने इक्वल कर लिया, अब बस हमें एक कोण को प्रूफ करना है कि कोई एक कोण इसमें समान हो जाए। तो एक कोण कौन सा है? तो देखिए एक पहला त्रिभुज क्या है, ए बी डैश है, तो पहला एक त्रिभुज में ये कोण हम देखते हैं, ये कोण। एक और ये त्रिभुज है ए डैश बी डैश, इसमें हम ये कोण देखते हैं। तो हम इतनी बात जानते हैं कि ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश तरंगे हैं, और ये क्या है, ये आपको डॉटेड में जो दिखाई दे रहा है ये तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र जो होता है वो पर जो तरंगे हैं इस पर लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी डैश में यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ए बी डैश में, ठीक है ना, तब हम लिख देंगे तथा यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज कोण ए बी डैश में, ए बी डैश जो कोण है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। ए बी डैश में ये जो कोण है 90 डिग्री है। फिर से यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वाला तरंगाग्र है, ये किरण है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो ए डैश बी डैश ये भी 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे ए डैश बी डैश ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो दोनों त्रिभुज में ये वाला एक 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ए बी डैश है वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी डैश है वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा। जब ये इतना सब बराबर हो गए, जब ये बराबर हो गया, तो जब दो भुजाएं और एक त्रिभुज बराबर हो गए तो उसका मतलब ये जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर जो कोण आई हो जाएगा वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो यही तो हमारा प्रूफ्ड हो गया है, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। ओम मतलब किसका क्या प्रूफ हुआ है जी? तो ये हमारा प्रूफ हो गया है प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम तो हमारे ये फिगर से कंप्लीट हो गया। द्वितीय नियम के लिए आपको ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ तक लाएंगे, तब जाकर कोण आई है कोण आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक कोण आप इस तरीके से बना लेंगे जी, ठीक है ना।
तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, तो मैं पहले ही आपसे कह देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक को अगर आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आता है, फिलहाल तो समझ में आ जाना चाहिए, मैंने एक एक बात को, छोटी छोटी बातों को डिस्कस किया हुआ है, फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही हार्ड है, ठीक है ना। ऐसा आप करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात, जिनको समझ में आ गया है अभी, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, जहां तक लिखने की बात आती है कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले कुछ ऊपर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये फिगर बनाइएगा, ठीक है ना। फिगर आप बनाकर उसके बाद सिंपल से यहां से लिखना आप स्टार्ट करेंगे। यहां से आप लिखेंगे गणना, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद सिंपल से ये लिखेंगे। उसके बाद फिर से ये ऊपर से ऐसे लिखते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर से इस लाइन को नीचे आप लिख देंगे, पूरी अंत तक लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ज़्यादा आपको ये थ्योरी टाइप का है, इसमें ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं हिंदी में सब कुछ लिखना है कि परिभाषा नियम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लिख देना है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज कोई भी अगर दिक्कत आती है या आपको लग रहा है कि सर नोट्स में कैसे लिखेंगे, अगर आपको सीखना है तो देखिए इन सभी का हमने पीडीएफ नोट्स बना भी दिया है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के ऑल चैप्टर 14 आपके चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये खासकर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज 14 चैप्टर है, 14 चैप्टरों का VBI जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को केवल आपको दिया जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको दिया जाएगा। उसके बाद 100 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको दिया जाएगा। फिर से आपको इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उसका भी आपको PDF दिया जाएगा। ये सब कुछ ओनली आपको 99 में दिया जा रहा है। नीचे लेने के लिए मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आपको नंबर दिया जा रहा है, इस पर मैसेज करेंगे, PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ आपका फिजिक्स की बात। अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों एक साथ लेते हैं तो आपका ओनली 149, केमिस्ट्री का भी 99 है, इसका भी 99, बट दोनों एक साथ लेते हैं तो 149 रुपये में दोनों आपको मिल जाएंगे। तो नीचे नंबर है, आपको मैसेज करके आप उनसे मांग लीजिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। अदरवाइज कोई भी दिक्कत आती है वहाँ पे हमसे बात करना है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप हमें फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।